नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते हैं आप सभी का वर्के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में। और चलिए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आई थिंक ये मेरा पार्ट 3 होगा। ठीक है, तो एक अच्छी खासी सीरीज बन जाएगी हमारी। ठीक है, इसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़े से डिले हो रहे हैं वीडियोस, सो प्रयास रहेगा कि अब थोड़ा सा कंटिन्यूटी में इसको रखा जाए और ये टॉपिक जल्दी ख़त्म किया जाए, अगले टॉपिक के तहत भी आगे बढ़ें, सो दैट आपको ये बोरिंग ना लगने लगे। हालांकि मेरा प्रयास रहता है कि चीज़ों को थोड़ा सा समझ के पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और समझ के पढ़ने के क्रम में मेरा जो आपसे एक कहना यही रहेगा कि एक कोट है, काफ़ी अच्छा है। अब मुझे तो पता नहीं, मैं इधर उधर से ही चीज़ें पढ़ता रहता हूँ, कभी कभी मिल जाते हैं। तो 2 वर्ड आपने अपनी लाइफ में देखे होंगे, सक्सेस एंड सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो अमूमन ये देखा गया है कि इन दोनों में बड़ा कॉम्बिनेशन बहुत कम मिल पाता है। वो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, सक्सेस एक सफलता है, सेटिस्फैक्शन एक संतुष्टि है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे हैं जो अच्छे नंबर ले आते हैं, बहुत अच्छे नंबर लाते हैं। आई थिंक 90% भी आ जाते हैं उनके, फिर भी वो थोड़ा सा निराश हैं। उनके मन में ये रहता है कैसा कि यार 1-2 और नंबर आ जाते तो मैं अपने इस क्लास के बच्चे से फर्स्ट आ जाता। अधिकतर होता भी है ये, लेकिन कितना हद तक ये सही है और क्या गलत है देखिए। और कुछ बच्चे आपने देखे होंगे जो 60% एवरेज मार्किंग आती है और उनके घर में मिठाइयाँ बढ़ती हैं, जश्न मनता है, अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं उस 60% को, अधिकतर आपने देखा होगा। सो ये बंदा सक्सेस है। एक अगर देखा जाए तो व्यक्ति की क्या उम्मीद होती है, 90+ मार्क्स आ जाएं यार। ठीक है, तो ये तो सक्सेस है। ठीक है, वो 90+ वाला क्या है, वो सक्सेस तो है बट सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, और जो 60% वाला है वो सक्सेस भी है एवरेज में और सेटिस्फाइड भी है। तो ये मेल जोल बहुत कम देखा जाता है चीज़ों में। अब मैं आगे की थोड़ा अपनी बात करूं। अच्छा, ये चीज़ों को आप भी, ये जो सक्सेस सेटिस्फेक्शन है, ये बड़ी लाइफ में काम आते हैं। ध्यान रखिएगा, ये दोनों वर्ड बहुत ही काम आते हैं। ठीक है, सो इनको भी ध्यान रखिएगा जब भी आप पढ़िए, दिमाग में अपनी चीज़ों को लेके आइए कि अमूमन हम किस लिए पढ़ते हैं, अमूमन आप पढ़ किस लिए रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखिए मिडिल क्लास में तो यही चीज़ें चलती हैं कि भाई उनको क्या पढ़ना है, पढ़ना इसलिए क्योंकि पढ़ाई एक नौकरी की सीढ़ी है। वो नौकरी रखी हुई है वहाँ पर और ये पढ़ाई सीढ़ी है, इसी पे चढ़ करके हमें नौकरी को पकड़ना है। हमें इससे मतलब नहीं है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता में कौन आया कौन गया। ठीक है, वो कहेंगे आने दो जाने दो, सभ्यता थी, ये बताओ इसमें से क्वेश्चन कौन सा आएगा। ठीक है, अधिकतर मैंने देखा है कोचिंग संस्थानों में भी, ठीक है, लिख कर रख लीजिए क्वेश्चन जरूर आएगा, और थंबनेल भी अच्छे लगते हैं। कहने का मतलब इतना सा है कि जब भी आपकी पढ़ाई शुरू होती है, उनमें इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए कि क्या आप उस चीज़ों को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस क्रम में क्या होता है, जब आप केवल रट्टा मार पढ़ाई करते हैं। कौन सी पढ़ाई? रट्टा मार, इसको बुलाता है रटने वाली विद्या, रटने वाली पढ़ाई। ठीक है, इस पढ़ाई का फ़ायदे बहुत हैं, नुकसान भी हैं। लेकिन नुकसान क्या होता है, वो एक लॉन्ग टर्म, मतलब शुरू में तो फ़ायदे ही हैं। 90% ला रहे हैं, रिलेटिव्स में, घरों में काफ़ी अच्छा नाम हो रहा है, एक अच्छी नौकरी भी ले लेते हैं। ये जो लोग हैं एक अच्छी नौकरी भी ले लेते हैं, लेकिन समाज में कहीं ना कहीं इनके अंदर एक असंतोष बना ही रहता है। रटने वालों के अंदर असंतोष का मतलब मेरा इतना सा है कि जैसे कोई 92% भी 92%, 98%, 93% पाकर के भी दुखी है, समझ सकते हैं ना आप। तो उस बंदे के अंदर क्या है कि लाइफ में हमेशा ही प्रॉब्लम्स आती रहती है। लेकिन जो बंदा सेटिस्फाइड है अपनी हर चीज़ों से, ठीक है, तो वो क्या रहेगा कि उसकी लाइफ में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, वो अपनी जीवन आराम से जीवन व्यापन कर सकता है।
तो इसका अगर व्यवहारिक रूप से उदाहरण मैं बताऊं आपको, एक छोटा सा एग्जांपल ले लूँ कि मान लीजिए आप बहुत अच्छे से सक्सेस होना चाहते हैं, आप आपने पढ़ाई की, आप नौकरी लग गई, आपने देखा एक मजदूर वर्ग का आदमी है, आप बड़े एलाइट क्लास के व्यक्ति बन गए। आपने क्या किया कि भाई गए और एक 10 लाख रुपए का बेड ले आए। कितने का? 10 लाख का बेड आ गया आपका। अब होता क्या है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्या उस 10 लाख के बेड पे 10 लाख की नींद आएगी? तो आपका जवाब होगा नहीं आएगी। गांव में आप कभी जाइए, मजदूरों को देखिएगा जो दोपहर तक पूरे पसीने में भीगे रहते हैं, और एक आम का पेड़ मिलेगा, वहाँ पर बस कुछ बिछा के हरी घास है तो उसी के ऊपर लेट गए, बढ़िया गमछा डाल के, मस्त हवा चल रही है, वो लगेगा इतनी सुकून में है और अच्छी सी नींद उसकी भी आ रही है, पूरी हो रही है, ठीक है। लेकिन इस व्यक्ति को क्या गारंटी है कि इस 10 लाख पे 10 लाख की नींद आएगी? ठीक है, इसको ये भी टेंशन है कि यार मुझे अभी कंपनी में कंपटीशन करने, नहीं तो ये मेरे से आगे निकल जाएगा। सो कहीं ना कहीं सक्सेस और सेटिस्फेक्शन का जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया ना, इनका मेल जोल बहुत कम बनता है। सो मेरा जो कहने का मतलब है, पढ़ाई पढ़िए आप, अच्छी बात है, एग्ज़ाम में सिलेक्टिव स्टडी तो करनी पड़ेगी अगर एग्ज़ाम पास में ही है तो, लेकिन हमेशा याद रखिए बेस अपना मजबूत करके रखिए, नींव को मजबूत करके रखिए, ठीक है। सो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का कृषि एवं पशुपालन से शुरू करते हैं, ठीक है। तो कृषि एवं पशुपालन की बात करें तो भाई आप ये मुझसे पूछ सकते हैं, अब चूँकि जो साक्ष्य मिले भी थे वो पढ़े नहीं जा सके, पढ़ने की कोशिश की गई लेकिन पढ़े जा नहीं सके, तो भैया आप मुझसे क्या पूछेंगे? आप मुझसे ये पूछेंगे कि मैं क्यों मान लूँ कि ये लोग कृषि करते थे, मैं क्यों मानूँ एक लोग किसी मतलब किसान थे या कृषि करते थे, ऐसा क्यों मानूँ मैं? बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई जो लिखा इन्होंने दिया, ऐसे कोई ग्रंथ तो मिला नहीं यहाँ से, कोई ग्रंथ मिला हो और उसको पढ़ करके बता दिया गया हो, नहीं देखो यहाँ के जो पंडित वर्ग थे या विद्वान वर्ग थे, उन्होंने ये लिखा कि हम ऐसे रहते थे, ऐसे जीते थे, ऐसे खाते थे, ठीक है। अब सभ्यता तो विलुप्त हो चुकी है, आप खुदाई में जो अवशेष पा रहे हैं उसी से आप जानकारियाँ इकट्ठा कर रहे हैं। तो होता क्या था कि भाई अब हमने कहा ये कृषि थे, आपने कहा क्यों, भाई कैसे कृषि थे, ठीक है। तो उसका हम आपको क्या देंगे? सबूतों के आधार पर ही। देखिए कोर्ट चल रही है और मैं आपको बताऊं, इसमें मैंने क्या बात आपको पहले भी कहा था, इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है। उसका आपने एक देखो सोनी टीवी पे CID का आता है ना प्रोग्राम, ठीक है, तो उसमें कहते हैं भाई एक छोटे छोटे सुराग जोड़ते आते हैं, आखिर में जो है वो फैसला अपना देते हैं कि भाई ये इसका मुजरिम जो है ये था। या आपने शेरलॉक होम्स देखी हो या ब्योमकेश बख्शी देखी हो, तो इसी टाइप हम आपको इसमें ले जाते हैं। पुराने चलिए 8000 साल पहले, ठीक है, नई खोज के अनुसार, नहीं तो 5000 साल पहले चलिए और इनके पास चलते हैं। तो कृषि करते थे भाई, मुख्य एवं आर्थिक इनका जो कृषि था, ठीक है, कृषि की बात करेंगे अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा पशुपालन को बाद में डिस्कस करता हूँ आपसे, ठीक है। तो अब होता क्या है भाई, ये बनते हैं कृषि का। कृषि में ये कहा गया कि इनका जो मुख्य आधार था, ठीक है, मुख्य जो कार्य था वो कृषि एवं आर्थिक आधार, मुख्य एवं आर्थिक आधार। मुख्य आधार क्या था और आर्थिक आधार? आर्थिक आधार में ये कह रहा हूँ कि देखिए मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बताया उनका सामाजिक जीवन और उसके नगरीय योजना के बारे में। नगरीय योजना ने आप तो ये स्पष्ट ही हो चुका होगा कि भाई दुर्ग में था और नगर में था। जो बड़े लोग थे वो दुर्ग में रहते थे, वहाँ जनसंख्या कम पाई गई थी, देखा गया जब, तो वहाँ पर जीवाश्मों के जो अवशेष थे वो कम थे और नगर में ज़्यादा थे। नगर के घर छोटे थे, वहाँ के बड़े थे, ठीक है, वहाँ के घरों में व्यवस्थाएं काफ़ी थी। वहाँ के घरों में जो सामान मिले वो उच्च कोटि के थे, जैसे यहाँ पर लकड़ी के अगर बाल झाड़ने के कंघे हैं तो वहाँ पर हाथी दांत के या दांत के मिले हैं। तो कहीं ना कहीं वो एलाइट क्लास था। हाँ, एक मैंने कल उस दिन आपको जब पढ़ाया था तो एक स्टूडेंट मुझसे पूछा था, मैंने उसमें एक वर्ड लिखा था समतावादी, उचित समतावादी, उचित, ये पिछली वीडियो का बता रहा हूँ, ठीक है आपको, समतावादी एवं शांति प्रिय, शांति प्रिय, ठीक है, ये मैंने उसमें लिखा हुआ था। देखिए समतावादी, आपने समतावाद का पढ़ा होगा। देखिए वहाँ पर ऐसा नहीं था कि वर्ग विभाजन नहीं था, या वहाँ पर ये मान सकते हैं कि नहीं एक सब एक समान थे। देखिए वहाँ पर एक बड़े और अमीरों का और गरीबों का टाइप सिस्टम तो था ही, क्योंकि बड़े लोग जो थे वो दुर्ग में रहते थे, छोटे लोग जो थे वो नगर में रहते थे।
और उनके जो हमने देखे कि भाई उनके जो समाधान के तरीके भी देखें तो अलग थे। उनको ताबूत में बढ़िया से उनके साथ जब उनकी जो उनके शव थे उनके साथ तो हीरे जवाहरात के साथ उनको पढ़ा पहना उड़ा करके उनको डाला गया था। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी, पर एक मोटा मोटा जानकारी। समतावाद का मतलब होता है कि सबको समान और उचित मूल्यों पर ही आंका जाए, अवसर सबको मिलने चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। ठीक है, जैसे अपने यहाँ क्या है, लोकतंत्र है, तो वोट डालने का जो अधिकार है, अपना नेता चुनने का अधिकार है, वो अगर आपके किसी उच्च पद पर बैठे अधिकारी को है, आपके समाज में कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति है उसको है, तो निम्न वर्ग या गरीब व्यक्ति को भी वोट डालने का अधिकार है। इसी को बोलते हैं समतावाद। एक बहुत ही छोटे और मोटे तरीके में समझ लीजिए आप। ठीक है, समतावाद का मतलब क्या हुआ कि समान अधिकार मिलना वहाँ पे मूल्यों का। ठीक है, तो वहाँ पर जो स्नानागार मिला ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं वहाँ पर केवल एक ही क्लास के लिए था, हो सकता है वो सबके लिए था, अन्नागार सबके लिए था, ऐसा ऊंच नीच जात पात का कोई विशेष नहीं मिला। शांति प्रिय से मेरा मानना ये था कि जहाँ पर किसी लड़ाई के जो है मतलब वहाँ पर युद्ध हुआ हो ऐसा कुछ नहीं मिला, तो वहाँ पर ये मान सकते हैं आप कि वहाँ वो लोग शांति प्रिय थे। हालांकि समाज जो था 4 वर्गों में बटा हुआ था, विद्वान वर्ग था, व्यापारी, योद्धा और श्रमिक, 4 वर्ग थे इसके। पर वहाँ किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े का मतलब ऐसा नहीं कि अब पड़ोसी से तू में नहीं होती होगी, हो सकता है किसी मुद्दे पे हो जाए, लेकिन वहाँ पर किसी प्रकार के युद्ध की, जैसे कुरुक्षेत्र महाभारत टाइप कोई युद्ध नहीं हुआ किसी की भी व्यापार के चक्कर में हमने मेसोपोटामिया से एक बड़ा युद्ध कर लिया हो, तो ऐसे कोई जानकारी नहीं मिली। इससे मिलने का मतलब होता है कि भाई उस युग में जो है हमें कोई इससे भाले नहीं मिले, या हमें ढाल नहीं मिली, या अच्छा कवच नहीं मिला, या सैनिकों का कोई ऐसा समूह हमें नहीं मिला, ना ज्ञात हुआ, तो उससे कहा जा सकता है कि भाई ये लोग शांति प्रिय थे। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं उस स्टूडेंट के लिए क्लियर कर दे रहा हूँ। आगे बढ़ता हूँ। आगे इस क्रम में बढ़ते हुए हम यह ध्यान रखेंगे कि भाई पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि ये तो पता है था कि वहाँ की ज़मीन उर्वरक थी। उर्वरक कैसे थे ये भी क्वेश्चन बनता है, कैसे उर्वरक थी। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि सिंधु नदी के किनारे ये सब आते हैं। किसकी नदी आते हैं? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, सिंधु नदी ये सहायक, इसकी सहायक नदियों के किनारे ही ये नगर बसे हुए थे घाटियों में। होता क्या था कि आपने देखा होगा नदियाँ जो हैं उफान पे जरूर आती हैं, यानी बाढ़ उनमें जरूर आती थी। तो जब बाढ़ आती थी तो नदियाँ जो क्या करती थी कि मिट्टी को जो है एक तरीके से उस पर एक नई परत और चढ़ जाती थी, या मिट्टी को जो है मतलब एक तरीके से नई कर देती थी, तो मिट्टी काफ़ी उर्वरक हो जाती थी। उर्वरक मतलब समझते हैं ना कि वहाँ पर जो किसी चीज़ के पनपने की क्षमता बढ़ जाती थी, उसमें जो मृदा का जो मतलब क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती थी। तो यहाँ पर ये तो पक्का था कि भाई ज़मीन उर्वरक बहुत थी। ठीक है, क्यों थी? क्योंकि जब नदियों में बाढ़ आता था तो अपने साथ जो है उस मिट्टी को जो है एक तरीके से नवीन मिट्टी के रूप में परिवर्तित कर देती थी। चलिए, अब सिंधुवासी कृषक थे कथन की समीक्षा कीजिए। मैं आपको एक थोड़ा सा बड़े रूप में समझा रहा हूँ, ऐसा ये ऑप्शनल के रूप में नहीं बता रहा हूँ। मैंने ये पूछा कि भाई सिंधुवासी किसान थे, अब भाई CID साहब बताइए कैसे थे, अपने आप से पूछिए। तो मैंने वहाँ पे प्रूफ की बारिश करना शुरू की। तो मैंने क्या बोला कि भाई आपने देखा होगा, अब मैंने कहा भाई मिट्टी का हल मिला मुझे। मिट्टी का क्या मिला? हल मिला। तो हल आप जानते ही हैं, हल मिल ही चुका था। बैल के बारे में मैंने बताया था कि उसका चित्रांकन मिला हुआ है हमें। ठीक है, उसका जो हमारा देखा है मोहरों पे हमने देखा कुबड़दार बैल उनका प्रिय पशु भी रहा हुआ करता था। तो अब आप कहेंगे यार ये मिट्टी का हल मिला, ये खिलौने का एक तरीके से मिला। मिट्टी का हल जोतने के लिए नहीं मिला, खिलौने का हल मिला। तो इससे कहा जा सकता था कि भाई वहाँ पर हल रहा जरूर होगा तभी बना होगा। आप भी कभी बाजार में जाइए या आप मेले में चले जाइए, आपको छोटे ट्रैक्टर मिलेंगे, छोटी गाड़ियाँ मिलेंगी। ठीक है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें रहेंगी जो छोटे उपकरण आपको मिला करेंगे। तो वहाँ पर क्या कहा गया कि भाई देखिए मिट्टी का हल हमें मिला, खिलौने का तो ज़रूर मिला, हमें एक्चुअल हल नहीं मिला, लेकिन हम उससे क्या कह सकते हैं कि वहाँ पर बड़े हल हुआ करते थे, उनको देख करके ही तो ये मिट्टी के बनाए गए थे। बात मानते कि नहीं मानते आप मेरी? तो हमने इस चीज़ को सिद्ध कर दिया कि भाई वहाँ पर हल जरूर रहा होगा। हल मिला कहाँ से? हमें बनवाली से और बहावलपुर से मिला है। बहावलपुर आपका पाकिस्तान में पड़ता है, पंजाब प्रांत में। और बनवाली की मैं बात कर लूँ तो बनवाली आपका जो है ये हरियाणा में पड़ता है। अब बात करते हैं मिट्टी का खंडित हल के बारे में। ठीक है, तो मिट्टी के खंडित हल हमें कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, मिट्टी का खंडित हल मतलब वो भी खिलौने टाइप का हमें कहाँ से मिला है?
मोहनजोदाड़ो से मिला है। तो हमने ये कहा कि हल की पुष्टि तो हो चुकी है कि भाई हल हुआ करता था, इसका मतलब कुछ हल का उपयोग किस में होता है, खेत जुताई में होता है, तो इसका मतलब खेत जोता ही जा रहा होगा। ठीक है, तो खेतों का क्या हुआ था, जोते जाते थे किससे, हल से। ठीक है, ट्रैक्टर वगैरह उस टाइम पे थे नहीं भाई। अब हम ये भी बात करते हैं कि लकड़ी के हत्थे नुमा हंसिया, अब हंसिया की बात करते हैं जो आपने देखो घर काटने के लिए। तो अब हंसिया की मैंने बात की, तो आपने एक कुछ भी चीज़ काटने के लिए आपने देखा ना घरों पे यूज करते हैं, या आपने देखा होगा फसलें काटने के लिए लोग एक अर्धचंद्राकार टाइप में होती है, उसमें हत्था लगा होता है लकड़ी का, उसको यूज करते हैं। तो अब हंसिया का नाम लेते ही कुछ जो लोग इससे परिचित होंगे उनके दिमाग में आएगा अच्छा हाँ लोहे की एक हंसिया हुआ करती थी। तो ध्यान रखिएगा, लोहे की हंसिया आपके दिमाग में नहीं जाना चाहिए, आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए, प्रस्तर निर्मित जाना चाहिए। प्रस्तर निर्मित का मतलब होता है पत्थर की बनी हुई, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप 8000 साल पहले खड़े हैं और वहाँ पर क्या है, अभी तक लोगों को तांबे, टीन, कांसा का तो ज्ञान है, सोना चांदी का भी ज्ञान है, लेकिन उनको किसका ज्ञान नहीं है, लोहे का ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। ध्यान रखिएगा, सिंधुवासियों को किसका ज्ञान नहीं था, लोहे का ज्ञान नहीं था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी उठा लेते हैं इसको भी, वेरी इजी टाइप में ना ये क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। चलिए, तो लकड़ी के हत्थे नुमा हंसिया, हंसिया किसी चीज़ को फसलों को काटने में यूज हुआ करता रहा होगा। ठीक है, ये हमें मिला है कहाँ से, मेहरगढ़ से मिला हुआ है। कहाँ से मिला हुआ है ये, मेहरगढ़ से मिला हुआ है। मेहरगढ़ पड़ता है आपका बलूचिस्तान में, तटीय क्षेत्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेहरगढ़ से मिला हुआ है। बात करें बीज वपन यंत्र की, तो ये हमें मिला हुआ है लोथल से। कहाँ से मिला हुआ है, लोथल से मिला हुआ है। फिर हमने क्या कहा भैया, कुएं के साथ जुड़ी नालियाँ मिली हमको। कुएं के साथ क्या मिली, जुड़ी नालियाँ मिली। वो कहाँ से मिली हमको, अल्लादीनो से। अल्लादीनो काफ़ी छोटा नगर है जो ये पाकिस्तान में ही पड़ता है, कराची से 40 किलोमीटर दूर। तो ये अल्लादीनो का सबसे छोटा जो नगर माना गया इसमें का, इस सभ्यता का, तो अल्लादीनो था। तो कहने का मतलब क्या था कि हमें क्या मिला, कुएं के साथ जुड़ी नालियाँ मिली यहाँ पर, यानी कुआं था उसके साथ एक नाली बनाई गई थी। इसका मतलब क्या था कि जब मान लीजिए बरसात के टाइम है तो ठीक है, अगर मानसून नहीं है या हमें सिंचाई करनी है खेतों की, तो उसके लिए वो नालियाँ ज़रूर बनाई गई रही होंगी। घरों के पानी लेने के लिए तो बनाई नहीं गई होंगी, या हो सकता है घरों के ले जाने के लिए तो वहाँ पर कुएँ थे ही। ठीक है, वो नाली के द्वारा तो पानी ले नहीं जाएंगे, तो पानी कहाँ जाता है नाली के द्वारा, खेतों में ही जाता है। तो अब बात कर लें बांध व नहर की, तो बांध व नहर हमें मोरबंदो और सोरतुघई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सोरतुघई जो है हमें दो इलाके जो हैं अफगानिस्तान से भी मिले हैं। ठीक है, तो ये सोरतुघई भी उसमें का एक इलाका है अफगानिस्तान से। दो हमें नगर मिले हैं अफगानिस्तान से, ध्यान रखिएगा, मात्र दो। ठीक है, अफगानिस्तान से कितने मिले हमें, अफगानिस्तान से हमें मिले हुए हैं दो नगर, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अन्नागार की। अच्छा ठीक है, अब हमने कहा कि वही अन्नागार भी मिल गया हमको, हमें क्या मिल गया, अन्नागार। इतने हमने आपको साक्ष्य दे दिए, हल मिला था वहाँ मुझे क्या मिला, बीज वपन यंत्र मिला, कुएं के साथ जुड़ी नालियाँ मिली। तो ये सब किसके मैं प्रमाण दे रहा हूँ, मैं एक CID साहब को, जो भी आप इतिहासकार हैं उनको मैं किसके प्रमाण दे रहा हूँ, आपको ये प्रमाण दे रहा हूँ कि खेती होती थी। देखिए खेती होती थी वहाँ पर। अब मिला हमें क्या, हमें मिला अन्नागार। तो अन्नागार में ये भी कहा जा सकता है कि नहीं भैया आप क्या करते रहे होंगे कि बाहर से मंगा करके उसको डंप करते रहे होंगे, ऐसा नहीं था। हमें किसके साथ, बाकी चीज़ों की तो भी एग्जाम्पल मिले हैं। तो अन्नागार क्या था, अन्नागार इसी क्रम में आगे बढ़ता हुआ चीज़ थी। अब जो मैंने आपको बात की थी कि आर्थिक आधार था, आर्थिक आधार किस लिए था कि जो पूंजीपति वर्ग था वहाँ पर, कह लें कि उसको एक तरीके से जो पुरोहित वर्ग था भाई, वो तो खेती करने जाएगा नहीं। तो जो नीचे के लोग रहे होते नगर के लोग, यही श्रमिक वर्ग थे। तो यही लोग अपनी वहाँ पर खेती किसानी करते थे, और जो उनके चीज़ें बच जाती थी उनको वो बेचा करते थे व्यापारी वर्ग को। तो व्यापारी वर्ग किस में इकट्ठा करता था, उनको अन्नागार में इकट्ठा करता था। ठीक है, अब हमारे खाने को ही नहीं हो रहे तो हम बेचेंगे तो है नहीं। तो अन्नागार किस लिए बनाए गए थे, जैसे हमने आपको पहले वीडियो में बता दिया कि गोदाम टाइप, मान लीजिए वो बड़े से अन्नागार में मिले जहाँ पर अनाजों को स्टोर करके रखा जाता था। ठीक है, अब उनको कैसे स्टोर करके रखा था, क्या विधि रही होगी, इसके बारे में नहीं, बस हम केवल अन्नागार के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तो इससे हमें क्या प्रमाण मिल जाता है, भाई अन्नागार था, अनाज उसमें आता था, इसका मतलब वहाँ पर खेती होती थी। आगे बढ़ जाइए, अन्नागार मिला कहाँ कहाँ था, तो राखीगढ़ी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में हमें अन्नागार के साक्ष्य मिले हुए हैं। जुते हुए खेतों का प्रमाण भी हमें मिला, ध्यान रखिएगा, जुते हुए खेतों का क्या मिला है, प्रमाण मिला है। वो कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। और वहाँ से एक चीज़ हमें और भी मिली है
क्या मिली है, 2 फसलों को एक साथ होने का प्रमाण मिला है, 2 फसलें एक साथ होने का भी प्रमाण मिला है हमें। कि मतलब वहाँ पर जो एक हमने देखा है कहीं कहीं गाँव में, वैसे मैं भी थोड़ा सा ग्रामीण बैकग्राउंड से ही आता हूँ, तो हमने तो देखा है वहाँ पर जो कि ये जो बता रहे हैं 2 फसलें एक साथ, ये बता रहे हैं चना और सरसों, चना और सरसों को एक साथ बोया जाता था। हालांकि मैंने चना और सरसों नहीं देखा है, हमने मटर और सरसों देखी है। और जैसे आपने कुछ देखा होगा आलू के साथ भी चने को या किसी और सब्जी को भी बोया जाता था। कारण उसका आलू ज़मीन के नीचे होती थी, तो कुछ फसलें जो थी उनको ऊपर के तौर पर आप ऑप्शनल के तौर पर रख सकते थे, ठीक है। उसके फ़ायदे भी थे, नुकसान भी थे। तो यहाँ पर ये भी देखा गया कि ये लोग इस मामले में भी आगे थे कि हर चीज़ को यूटिलाइज़ कर लेते थे। हर चीज़ को यूटिलाइज़ करने का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने 2 फसलें भी एक साथ बोना। ये एडवांस टेक्नोलॉजी तो हो गई कि यहाँ एक को नहीं पता है, आप वहाँ 2-2 बो रहे हैं उस टाइम पर। तो ये एडवांस चीज़ें हो गई और उसका टेक केयर भी रखते थे भाई, ठीक है। तो जुते हुए खेतों का प्रमाण मिल गया अब भाई। और वो खेत किससे जुते हुए थे, ट्रैक्टर से नहीं, वो हल से जुते हुए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमें मिला था कहाँ से, कालीबंगा से। कभी कभी क्वेश्चन पूछा था कि जुते हुए खेतों का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है हमें कालीबंगा से, ठीक है। ये कालीबंगा पड़ता कहाँ से, ये आपका हनुमानगढ़ में पड़ता है, ध्यान रखिए। कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। बात करें अवतल चक्कियों की, ठीक है, तो हमें कुछ मिली थी, अवतल चक्कियाँ भी मिली थी, ठीक है। अवतल चक्कियाँ मिली थी, चक्कियाँ ये मिली थी हमको। कहाँ से मिली थी, ये मोहनजोदाड़ो से मिली थी और हड़प्पा से मिली थी। यहाँ जोदाड़ो दोनों बोला जाता है इसको, ठीक है। कहीं कहीं जोदाड़ो का जिक्र मिलता है, कहीं कहीं जोदाड़ो का जिक्र मिलता है। तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, ठीक है, ये दोनों जगह से हमें क्या मिली थी, अवतल चक्कियाँ मिली थी। एक प्रकार की चक्की जिसका प्रयोग मसाला पीसने के लिए किया जाता है, ठीक है। चक्की के 2 पाटे मिले थे, ध्यान रखिएगा। क्या मिले थे, चक्की के 2 पाटे मिले थे। इसका मतलब चूंकि हमने आपको बताया था कि वहाँ पर जो क्या था कि कुछ चक्की के 2 पाटे मिले, इसका मतलब वहाँ पर गेहूँ या जौ की खेती जरूर होती होगी, ठीक है। तो हमें चक्की के 2 पाटे, चक्की के 2 पाटे मिले। अब चक्की के जब हमें 2 पाटे मिले तो इससे हमने क्या सिद्ध किया, आपने देखा होगा चक्की अमूमन अभी भी कुछ घरों में ज़रूर होगी। अब हालांकि ये तो जो ये आपका इंजन से चलने वाली जो चक्कियाँ आ गई हैं, नहीं तो घरों में क्या हुआ करता था आज के समय में भी कहीं कहीं पर आप देखते होंगे 2 पाटे रहते थे, एक तरफ एक होल बना रहता था और एक तरफ पकड़ने की एक मुठिया टाइप होती थी। तो आप क्या करते थे कि उसमें अनाज को डालते थे जो भी आपको पीसना है और उसको घुमाते थे। तो वो 2 पाटों के बीच में क्या होती थी, रगड़ती थी, जिससे क्या होता था उसका हम आपको अनाज जो भी पीसना है उससे पिसाई कर सकते थे। हालांकि उस समय पे क्या था, ये व्यवस्था नहीं थी, तो इसलिए 2 पाटे मिले हैं। तो इससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि भाई ये मिले कहाँ पर हैं आपके चक्की के 2 पाटे, ये लोथल में मिले, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ मिले हैं, लोथल में मिले हुए हैं। तो चक्की के 2 पाटे मिलना भी आपको ये सिद्ध कर देता है, ये सच सिद्ध कर देता है कि उसका प्रयोग किस में हो रहा होता होगा, गेहूँ या जौ पीसने या बाजरा वगैरह पीसने में ही होता रहा होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इतनी तो बातें होंगी, तो इतने साक्ष्य तो हमारे अभी और भी हैं, अब पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें उतना ही पढ़ना जितना हमारे लिए ज़रूरी है और एक मोटा मोटा बेसिक जानकारी के स्तर से बढ़कर हो। तो ये बेसिक जानकारी के स्तर से बढ़कर ही है। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो इतना ही पूछा जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी है, ठीक है। तो चलिए, इन्होंने क्या किया भैया, इस जितने चीज़ें मैंने आपको बताए हैं ये सारी किससे जुड़ी हुई हैं, कृषि से जुड़ी चीज़ें मिली हुई हैं। तो अब मैं क्या मानूँ इस चीज़ को, तो सभी सबूतों और गवाहों के मद्देनज़र क्या किया जाए, इसको ये सिद्ध कर दिया जाए कि भैया ये क्या थे, सिंधवासी कृषक थे। सिंधवासी क्या थे, कृषक थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई इन्होंने टोटल कितनी फसलें बोई होंगी वहाँ पर, जो अभी तक मिले हैं प्रमाण, ऐसा भी मिल ही रहा है। राखीगढ़ी, जैसा मैंने आपको बताया ना कि अभी भी वहाँ शोध कार्य चालू है राखीगढ़ी में, जो कि आपका हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। वहाँ अभी भी जो है खनन का कार्य चल रहा है। तो इन्होंने कुल अभी तक 9 फसलों ज्ञात की हैं। कितनी फसलें ज्ञात की हैं, 9 फसलें ज्ञात की हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा, धान कूटने की ओखली भी मिली है हड़प्पा से, ठीक है। अच्छा, ये धान कूटने की ओखली को लेकर के भी, ओखली मिली है केवल, वहाँ केवल चावल के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। और चावल को लेकर के भी काफ़ी मतभेद भी हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कैसे हैं। मतभेद नहीं है, देखिए उसमें काफ़ी संदिग्ध है मामला कि चावल का जो केवल अवशेष है वो लोथल से मिला है। कुछ लोग रंगपुर भी कहते हैं,
तो चावल का जो अवशेष है वो कहाँ से मिला हुआ है? चावल मिला हुआ है लोथल से। कुछ लोग याद करते हैं इसको, लोथल ला है यहाँ पर, तो यहाँ चावल है तो ला दोनों कोलाइड कर लेते हैं। हालांकि आप अपने हिसाब से इसकी ट्रिक बना सकते हैं, आप खुद बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है याद करने में। आपने व्यवहारिक चीज़ों से याद कर लीजिए। तो चावल के अवशेष कहाँ मिले हैं? केवल लोथल में मिले हैं और भी बाकी जगहों पर हैं, लेकिन मामला इसका संदिग्ध इसलिए होता है। और जो हमें रंगपुर से मिला हुआ है, रंगपुर से मिला हुआ धान की भूसी, धान की भूसी, बहुत लोग इसमें जानते हो कि धान की भूसी क्या है। जब चावल को एक तरीके से चावल को निकाल लिया जाता है, एक उसमें जो थ्रेसर वगैरह जो भी कहते हो आप, थ्रेसर नहीं कुछ और भी मशीन का नाम होता है, तो चावल को निकालने की जो विधि है उसमें क्या होता है, वो जो आपकी भूसी है उसके ऊपर की जो उसका क्या कह लें उसको, आवरण जो है उसको जो निकल जाता है उसको बोलते हैं भूसी। चावल के ऊपर का जो आवरण रहता है उसको भूसी कहा जाता है। तो चावल की भूसी अगर मिली है तो जायज़ सी बात है भाई, चावल खा लिया होगा, भूसी वहाँ पड़ी थी और इनको भूसी मिल गई। तो लेकिन आपको ये नहीं कहना कि वहाँ से चावल के मिले थे, ध्यान रखिएगा धान की भूसी कहिए, कभी जो लिखा है वही बताइएगा। कारण क्या है कि अलग अलग विद्वान अलग अलग अपने उत्तर दे देते हैं और आप क्या करते हैं, उनको छाप के तो चले आते हैं। तो जब भी पढ़ाई करिए, अब आप आगे से ये चीज़ के लिए ज़रूर अपने दिमाग में रखिएगा कि इतिहासकारों क्या हो तो आपस में मतभेद है, लेकिन यहाँ आई के 2 नंबर के चक्कर में आपकी नौकरी लटक जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अभी भी हमने देखा है कि कई सारी जगहों पर क्या होता है कि लोग अलग प्रकाशन की पढ़ते हैं और कोई अलग प्रकाशन की पढ़ रहा है। ऐसे हिंदी में अभी देख लीजिए तो रामचंद्र शुक्ल का ही माना जाता है कि अधिकतर बोर्ड कहते हैं भी रामचंद्र शुक्ल पढ़ लीजिए, उनका भी आएगा। और बाकी आप क्या करते हैं, बाकी प्रकाशनों में भी अलग अलग उनके काल का विभाजन किया गया है। अब चक्कर क्या फंसता है कि वो भी अपना तथ्य देता है, सामने वाला भी वही पढ़ा लिखा आदमी ही बुक बनाएगा, कोई ऐसे तो बनाएगा नहीं। लेकिन जो बोर्ड मान्यता दे रही है उन्हीं को करिए। तो ये जो डाटा मैं आपको दे रहा हूँ ये मैं आपको एनसीईआरटी की बुक से दे रहा हूँ या किसी ऐसे ही दे रहा हूँ जो कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से मान्य है। ठीक है, सरकारी संस्थाओं के द्वारा या जो बोर्ड के द्वारा मान्य किताबें हैं जिनसे लिया जाता है, तो उन्हीं से मैं आपको डाटा दे रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने पढ़ा भी है। तो धान की भूसी ही जो मिली है वो हमें वहाँ से मिला हुआ है, रंगपुर से मिला हुआ है। हालांकि इसमें थोड़ा सा दिमाग आप लगाएंगे तो वही है कि धान की भूसी से हमने चावल निकाला था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। अब मैं आपको बात कर लूँ कपास के बारे में। ठीक है, कपास का एक ऐसा ये मिलता है कि वहाँ पर हमें कुछ मूर्तियाँ मिली थी, तो जिसपे वो कुछ पे तो हमें कपास पे बुनाई भी मिली थी, कपड़ा भी मिला था कपास का। ठीक है, तो वहाँ पर क्या था, कुछ कपड़े हमें मिले थे, तो उन कपड़ों पे बुनाई भी मिली थी। तो उससे हमने क्या ये किया कि भाई यहाँ पर जो है कपास की खेती हुआ करती रही होगी और होती भी थी। उसका कारण क्या था कि कपास को जो है देखा गया था कि यहाँ पर इस कपास को मेसोपोटामिया में बोलते थे, इसको जो है कपास को जो है मेसोपोटामियन जो सभ्यता के लोग क्या बोलते थे, सिंधु बोलते थे। तो जायज़ सी बात है कि इसको अब जैसे कोई चीज़ बिहार की हो, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, ये तो बिहारी है। कोई चीज़ हरियाणा की है तो हरियाणवी। ऐसा किसी चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन के लिए नहीं बता रहा हूँ, अमूमन लोग के अंदर ये भावना रहती है कि भाई उसको चीज़ को हम आपस में रहते हैं। लेकिन अभी यही हम आप क्षेत्र बाहर निकल जाइए तो क्या होते हैं, इंडियन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, इंडियन बन जाते हैं। ठीक है, जैसे आप ज़िले की ही बात कर लीजिए, आप दूसरे ज़िले के हों, कोई दूसरे ज़िले के हो तो क्या बोल देंगे, जैसे कोई प्रतापगढ़ का है, प्रतापगढ़ियाँ हैं। तो वही सेम यहाँ पर भी आता है कि भाई कपास को ये लोग बोल देते थे सिंधु, और इसी चीज़ को जो है क्या बोल देते हैं ये लोग, जो यूनानी और ग्रीक लोग हैं, यूनानी और ग्रीक लोग हैं, इनमें पाया गया कि भाई ये बोलते थे इसको सिंडन। क्या बोलते थे, सिंडन। तो ये माना जाता था कि भाई कपास की खेती भी होती थी और इसका व्यापार भी होता था। क्या होता था, व्यापार भी होता था। और कपास की खेती में जो है सिंधवासी जो थे वो प्रथम थे और काफ़ी अच्छा कपास भी उगाते थे। उसका कारण था ये उर्वरक ज़मीन जो सिंधु नदी के किनारे थी, जो नदियों के किनारे ज़मीन थी वो काफ़ी उर्वरक थी। तो ये क्या थे, सिंधवासी क्या थे, प्रथम थे। ध्यान रखिएगा, किसने आरंभ की पूछ ले, चाहे सिंधवासी प्रथम थे। तो जब भी ये पूछे कि भैया किसने आरंभ की, कैसे आरंभ की, आप क्या बोलेंगे, भैया ये जो कपास की खेती है वो शुरुआत हम ही लोगों ने की है। ठीक है, हम ही लोगों से मतलब है सिंधवासी ने, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग थे वो। ठीक है, तो सिंधवासियों ने ही इसकी खेती की थी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई कपास की खेती का आरंभ किसने किया, तो किसने किया था, सिंधु सभ्यता के लोगों ने किया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप।
अब मैं बात कर लूँ इसमें, तो एक क्वेश्चन और बन जाता है इसका, हालांकि अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मैं कहूँ, चाहे नोट करके आप नोट कर लीजिए इसको, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे गन्ने का कोई साक्ष्य नहीं मिला हमें, गन्ने का कोई साक्ष्य नहीं मिला। इससे ये साबित होता है कि ये लोग गन्ने से अपरिचित थे, गन्ने से अपरिचित थे, ठीक है, परिचित थे। चलिए ये चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है। बात कर लूँ मैं इसको एक नई जानकारी के बारे में कि अभी तक कुछ नया हुआ है या नहीं हुआ है। तो नई जानकारी के बारे में आपको बता दूं कि भी अभी जो राखी गढ़ी में खुदाई हुई थी उसमें आपको एक शहद और केला के भी साक्ष्य मिले हैं। किसके मिले हैं? शहद और केले के भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अभी हालांकि बहुत जल्दी का है, एक जानकारी के लिए बता रहा हूँ। हालांकि ये अभी आपके पाठ्य पुस्तकों में या किसी बुक में मिलता है, ये अभी जो नया कुछ बुक्स हैं उसमें ये मिलता है, कुछ पुरानी बुक्स में हो सकता है ना मिले आपको। ये केले और शहद का जो साक्ष्य है वो राखी गढ़ी से मिला है अभी जल्दी में ही। तो अब मैं इसका एक और क्वेश्चन पूछा गया था जो इसके बारे में कि भैया देखिए, ये जो हम गेहूँ जौ बाजरा कह रहे हैं, उस टाइम वो भी क्या गेहूँ जौ बाजरा कहते थे क्या? वो तो नहीं कहते थे, वो कुछ और भी कह सकते रहे होंगे, हो सकता है इसका कुछ और नाम लेते रहे होंगे। अब चूंकि उनकी भाषा हम पढ़ नहीं पाए तो हम क्या बता दें अभी। लेकिन इनकी जो मुख्य फसल थी, जो मतलब वो हमें सब जगह मिल गई, मुख्य फसल क्या थी? मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। ध्यान रखिएगा, चावल ना करिएगा, क्योंकि चावल को लेकर के बड़ा ही खींचातानी मची हुई है। और चावल को मैंने बताया लोथल और रंगपुर के अलावा भी एक दो जगह और भी हैं जहाँ थोड़ा बहुत साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। उनसे हम जैसे होता है ना कनेक्ट करके बोल सकते हैं। बाकी ये जो पूरे जो साक्ष्य हैं वो कहाँ के हैं? रंगपुर और उसके लोथल के ही मैं बता रहा हूँ। रंगपुर से हमें धान की भूसी मिली है और लोथल से चावल मिला हुआ है। तो मुख्य फसलों की बात कर लूँ तो वो गेहूँ और जौ थी, ठीक है। अब इसी क्रम में अगर मैं और आपसे बात कर लूँ तो यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन बनता है ब्रांसिका जूसी करके। ब्रांसिका जूसी, इस प्रजाति की चीज़ें जो है यहाँ पर मिलती हैं। ये किसकी प्रजाति है? मटर की प्रजाति है। इस प्रजाति का वहाँ पर एक फसल बोई जाती थी, वो जो सिंधवासी यूज करते थे फसल को, तो वो ब्रांसिका जूसी प्रजाति की मिली थी, ठीक है। लेकिन वो एक्चुअल में हम जो यूज कर रहे हैं वो मटर है, तो मटर ही प्रजाति का था। जैसे आपने देखा होगा ना, बिल्ली है और चीता है, तो चीता और बिल्ली की लगभग क्या है? प्रजातियां सेम मिलती हैं, ठीक है। बस अंतर तो बहुत है उसमें, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है, उससे उसकी प्रजाति मिलती है। बिल्ली को और बड़ा कर दो तो चीता टाइप नहीं लगेगा वो, है। तो कहने का मतलब क्या है कि मटर की एक प्रजाति थी जो वो लोग बोया करते थे, उसको ब्रांसिका क्या बोलते थे? जूसी बोलते थे। क्वेश्चन कभी बना हुआ है मेरे ख्याल से, मैंने पढ़ा है किसी में इसको। तो बाकी आगे का जो है अगर और बात कर लो तो गेहूं के लिए जो है, हाँ गेहूं के भी कभी कभी पूछ लेता है क्योंकि मुख्य फसल थी गेहूं, ठीक है। तो गेहूं के लिए पूछ लेता है, तो उसके लिए क्या था? स्फोरोकोकम कम्पैक्टस, ठीक है। स्फोरोकोरम कम्पैक्टस, स्फोरोकोरम ही था इसका। और ये कम्पैक्टस ट्रिटिकम जो है दूसरा है, ट्रिटिकम कम्पैक्टस, ये जो है ना, ये गेहूं के लिए यूज की जाती थी। हालांकि यूज कर लीजिए अगर आप बड़ी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मुझे उम्मीद है। बाकी जो आप टेट सीटेट के लिए कर रहे हैं तो इसमें से जो है बहुत ही ईजिली मिल जाएगा आपको। अगर जो नॉर्मल तैयारियाँ हैं, बहुत थोड़ा सा अगर आप तैयारी का स्तर बढ़ाना चाहते हैं तो ये भी आप नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें और भी जो साक्ष्य मिले हैं तो मैं बता दूँ आपको। गेहूँ हमें मिला है कहाँ से, ठीक है। बात करूं गेहूं की तो हमें गेहूं कहाँ से मिला हुआ है? गेहूं मिला है मोहनजोदाड़ो से, हड़प्पा से, ठीक है। मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, और क्या हो गया? राखी गढ़ी हो गया, राखी गढ़ी हो गया, ठीक है। अब मैं बात कर लूं किसकी? गेहूं हो गया, जौ की बात कर लूं तो जो भी आपका मोहनजोदाड़ो, जो भी आपका हड़प्पा मिला है, सॉरी मोहनजोदाड़ो को ऐसे लिखता हूँ, मोहनजोदाड़ो जो भी आपका हड़प्पा से मिला है,
ठीक है, जो आपका राखी गढ़ी से भी मिला है और जो आपका कालीबंगा से मिला हुआ, कहाँ से मिला हुआ है, कालीबंगा से मिला हुआ है, इसके साक्ष्य मिले हुए हैं। और कौन सी फसल की बात कर लूँ मैं, बात कर लूँ आपका धान की, तो धान के थोड़े बहुत साक्ष्य आपको जो है राखी गढ़ी में भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे मैंने बताया नहीं, लेकिन मेन आपका दो ही है, राखी गढ़ी में भी है और रंगपुर तो लोथल है ही, रंगपुर और लोथल तो ही है। ठीक है, धान बात करें या चावल की बात करें, चावल के साक्ष्य की बात करें या धान की बात करें, तो इसमें भी आप देख सकते हैं। बात करूँ इसका किसका, बाजरा का, बाजरा जो है ये कहाँ मिलता है, सुरकोटदा, क्या है, सुरकोटदा, सुरकोटदा में मिलता है आपका। उसके बाद दोजदी, दोजदी, ठीक है, दोजदी के बाद में आपका मिलता है ये जो मैंने आपका एक नाम और लिया था, क्या लिया था, शोरतुघई, ठीक है, शोरतुघई, यहाँ से भी आपका बाजरे का साक्ष्य मिले हुए हैं। बात कर लो मसूर का, तो नौसारों से मिलता है, मसूर जो है नौसारों से मिलता है। ठीक है, टोटल 9 फसलें हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसमें इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता है कि पूछा जाएगा। कालीबंगा से मैंने आपको बता ही दिया था, कालीबंगा से क्या है, कालीबंगा से मैंने आपको बताया था ना, चना और सरसों, दोहरी खेती करते थे, चना और सरसों मिले हुए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये हमें लगता है ये आपका कृषि खत्म हो चुका है। आगे बढ़ते हैं पशुपालन की तरफ, किसके बढ़ते हैं, पशुपालन पे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, कोई हमें लगता है इसमें जानकारी छूट तो नहीं रही है, कोई ऐसी जानकारी जो छूटे। गन्ना वाला तो बड़ा परिचित थे, हम बता ही देते, 9 फसलें हो गई और कुछ कुछ जो है यहाँ पर हमें फल के भी मिले हैं, ऐसा नहीं है, फल के हमें क्या क्या मिले हैं, अनार का मिला हुआ है, तरबूज का मिला हुआ है, खरबूज का ही शायद मिला हुआ है, तरबूज, खरबूज, और कहीं कहीं नींबू भी बताते हैं लोग, नींबू के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये फल में भी मिला हुआ है। फल अलग है, इन 9 से अलग है फल, ध्यान रखिएगा, उन 9 से फल क्या है, अलग है। अब हम बात कर लेते हैं पशुपालन पे। ठीक है, पशुपालन, ठीक है, जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। पशुपालन में ज़्यादा हमारा कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। पशुपालन का अब मैं, आप पूछेंगे मुझसे क्या, आप पूछेंगे कैसे पता चलेगा हम पशुपालन भी करते थे। ठीक है, तो मैं जो जवाब दूंगा वो इस बेस पे दूंगा कि भाई देखिए, मुझे वहाँ पर क्या, जीवाश्म, जीवाश्म समझते होंगे ना आप, जो अवशेष होते हैं उनको जीवाश्म के तौर पर कहा था, जो धरती के नीचे दब जाते हैं। ठीक है, खुदाई में मिले थे वो, तो पशुओं के जीवाश्म मिले हमें, क्योंकि पशुओं के क्या मिले हमें, जीवाश्म मिले। तो इस बेस पे हम क्या कह सकते हैं कि पशुओं के हमें क्या मिले, वहाँ पर जीवाश्म मिले। तो इस बेस पे भी हमने कहा। और दूसरा, ऐसे तो नहीं सारे पशुओं के हमें जीवाश्म मिल गए, वहाँ पर जो हमें बर्तन मिले थे, मृद भांड, तो मृद भांडों एवं मोहरों पर अंकन, वहाँ पर क्या था कि मोहरों पर और मृद भांडों पर, आगे पढ़ेंगे भी, और मैंने शायद आपको बताया भी था, वो मोहरों पर दिखाया था ना, कुबड़दार बैल वाला। तो मृद भांड मतलब होता है, मृद मतलब क्या होता है, मृदा। ठीक है, क्या, मिट्टी, मिट्टी के क्या, भांडों मतलब बर्तनों पे, मिट्टी के बर्तनों पे क्या मिला था हमें, मोहरों पर इनका अंकन मिला था। वहाँ पर बहुत सारे पशुओं का, मतलब एक नहीं अनेक तरीके के पशुओं का उसमें चित्र मिलता है। तो उससे भी हम समझ सकते हैं भाई, जो देखेगा वही तो बनाएगा, सीधी सी बात मान के चलिए। वहाँ के लोग क्या थे कि अगर मैंने हिरण देखा तो हिरण का ही चित्र बनाऊंगा, जो चीज़ मैंने देखी ही नहीं है उसका मैं चित्र कैसे बना दूंगा। ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ, उसमें मॉडिफाई कर दूँ, हिरण के एक नहीं 4 सिंग लगा दूँ, पूंछ उसकी किसी और में लगा दूँ, वो चीज़ अलग है। ठीक है, जैसे आप बहुत लोगों ने देखा होगा कि हम अपनी इमेजिनेशन से क्या क्या बना दें, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर तो किसी का देखना चाहिए हमें। तो उन्होंने क्या देखा होगा कि भाई जब ये जानवर रहे होंगे तभी तो वहाँ पर मोहर पर उन्होंने बनाया होगा। ठीक है, बात कर लें मृण मूर्तियों की। मृण मूर्तियों का मतलब ये होता है, जैसे हमने आपको बताया क्या कि हर वो चीज़ जो आपके अवेलेबल है उसकी छोटी चीज़ें होती हैं जो खिलौने के रूप में यूज़ की जाती हैं। जैसे अब बंदूक का देख लीजिए आप, गन है, उसकी छोटी भी गन आती है, वो खेलने वाली भी आती हैं। तो उसी तरीके से क्या थी कि मिट्टी की मूर्तियाँ भी थी, इन जानवरों की मिट्टी की मूर्तियाँ भी हमें मिली हैं। तो इस सब पे बेस पे हम कह सकते थे कि वहाँ पशुपालन होता रहा होगा। हालांकि ये जो चीज़ें आपने, जैसे में अगर आप बताएं कि भैया ठीक है चलो ये इतनी चीज़ें तो हमने मान ली कि वहाँ पशु थे पर उनको पालते थे, इसका प्रमाण क्या है, तो उसके बारे में बात करूँ तो देखिए यहाँ पर हमें जो बकरी तथा भैंस के वो मिले हैं, क्योंकि भैंस क्या है, भैंस अंतर दूध के लिए काम मिलाई जाती है। ठीक है, तो बकरी तथा भैंस के जो हमें मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले, बताया था बलूचिस्तान में की तरफ पड़ता है मेहरगढ़। बाकी बता दूं तो बकरे का भी प्रमाण मिला है, बकरे का क्या मिला है, प्रमाण मिला है। बकरा जो है
शवों के साथ, शवाधान में जो शवों के साथ क्या किया गया है, दफनाया गया है। कहाँ पर, बकरा प्लस शव के साथ दफनाया गया है, साथ दफनाया गया है, दफनाया गया है। ये आपका हड़प्पा में है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर है, हड़प्पा में है। कहाँ पर है, हड़प्पा में है। और हड़प्पा में दफनाए गए ऊँट का भी शव मिला है। किसका, दफनाए गए ऊँट के भी जीवाश्म क्या मिले, दफनाए गए ऊँट के जीवाश्म मिले। ऊँट मिला है हमें, किस में मिला है, दफनाया गया ऊँट मिला हुआ है, उसे हड़प्पा से मिला हुआ है। देखिए जब दफनाए गए ऊँट के बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अब उसको मार के वहाँ दफनाया गया था। देखिए एक तो होता है कि जंगल में रहा होगा, अपने आप मर गया, तो लेकिन उसको क्या किया गया था, दफनाया गया था बाकायदा। तो या तो वहाँ के लोग पशु प्रेमी टाइप हुआ करते थे कि देखा नहीं ऊँट अब मर गया है तो उसको दफना दिया, या पाले होते होंगे, पालते ज़रूर हो रहे होंगे, क्योंकि जिन जानवरों को आप पाल कर रखते हैं उनको क्या करते हैं, बाकायदा क्रियाक्रम के तहत उनको भी गड्ढा करके गाड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये पुराने समय में क्या था कि पशुओं की और ये प्रकृति की जो चीज़ें थी इनमें पूजा भी की जाती थी, इन चीज़ों की ध्यान रखिएगा। तो कहीं कहीं पर इनके भी मिलते हैं, आपके बारे में जानकारी मिलती है। तो क्या है, दफनाया गया ऊँट कहाँ से मिला था हमें, हड़प्पा से मिला था। ठीक है, अब मैं बात कर लूँ आपके हाथी के अवशेष कहाँ मिले थे, तो रोजदी से मिले थे। हाथी के अवशेष कहाँ से मिले थे आप में, रोजदी से मिल गए। चलिए, गधे, कैटफिश मतलब मछली का एक प्रजाति का नाम है। कछुए की हड्डी, कछुआ मैंने लिखा है, कछुए की हड्डी, इन सब की क्या मिलेंगी आपको, हड्डियाँ ही मिलेगी। समूचा गधा या समूचा कैटफिश, समूचा कछुआ तो मिलेगा नहीं। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, हड़प्पा से मिला था। कहाँ से मिला था, हड़प्पा से, ध्यान रखिएगा। घोड़े के अस्थिपंजर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घोड़े को लेकर भी काफ़ी उसमें चावल को लेकर मचा हुआ था घमासान, इसमें घोड़े को लेकर मचा हुआ है। तो घोड़े के जो अस्थिपंजर हैं भाई साहब, वो मिलते हैं आपके सुरकोटड़ा या सुरकोटदा में। कुछ लोग कोटड़ा बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कोटदा। तो सुरकोटदा में ये मिलते हैं। ठीक है, सुरकोटदा आप गुजरात में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो अब मैं बताऊं कि घोड़े के जो अस्थिपंजर हैं वो कहाँ से मिले हैं, सुरकोटदा से। लेकिन घोड़े के जो दांत हैं वो राणा गुंडई से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, राणा गुंडई से मिले हैं। और इसके घोड़े की मणि मूर्तियों की बात करूं, कि घोड़े की छोटी छोटी मूर्तियां जो मिली हुई हैं, तो मृण मूर्तियों की बात करूं, मृण मूर्तियों की बात करूं, तो ये किसकी, घोड़े की। तो ये मिली हमें रंगपुर, जहाँ से चावल वाला मिला था हमें, रंगपुर व लोथल से मिला हुआ है हमें। ठीक है, कहाँ से मिला है, रंगपुर व लोथल से मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन घोड़े को लेकर जो खींचतान है वो इसलिए भी है क्योंकि मैंने एक लाइन यहाँ लिखी है कि हाथी और घोड़े के केवल परिचित भर थे ये लोग, ये केवल जानते भर थे। इनको ऐसा इन्होंने इसको मतलब एक तरीके से अपने यहाँ पशुपालन के रूप में यूज़ किया है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि ये लोग इसको अपने पास पालते भी थे, हाथी या घोड़ा। ठीक है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। तो इसलिए हाथी और घोड़े के केवल परिचित भर थे ये लोग। ठीक है, पशुओं का व्यापार भी होता था, ध्यान रखिएगा। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हो नहीं हुए अभी तक। देखिए, एक सिंग वाला गेंडा, ये आपने मोहनजोदड़ो वाली मूवी में देखा होगा ना, एक सिंग वाला गेंडा, वो मोहरों पे मिलता है अक्सर। ठीक है, तो ये आमरी और कर्णपुरा से मिला है हमें। बात करें कुत्ता की, तो कुत्ता मिलता था शवों के साथ दफनाया जाता था, ये एक ही जगह मिला हुआ है, हमें रोपड़ में मिला हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब हम जान सकते हैं कि भाई कुत्ता भी वहाँ पर मिलता था। अब शवों के साथ दफनाया जाता था, इसकी बहुत सारे तरीक़ों से चीज़ें याद कर सकती थी। शवों के साथ में दफनाया जाता था, जैसे यहाँ पर मैंने बताया ना आपको, यहाँ मैंने बताया कि बकरा जो है शवों के साथ दफनाया गया। तो देखिए बकरा क्या होता था कि बहुत सारे प्रयोजनों में देखा होगा आपने, चाहे कि बकरा बलि के रूप में यूज किया जाता था। तो बलि के भी साक्ष्य एक तरीके से मिलते हैं। ये किसके साक्ष्य मिलते हैं, बलि की, कि वहाँ बलि भी दी जाती होगी, ऐसी कुछ प्रथा भी रही होगी या नहीं भी रही होगी। तो हमने बताया नहीं कि वो क्या करते थे, वो हर चीज़ खाने पीने की सामान क्या करते थे, जैसे आपने बताया कि उनको जो समाधान करते थे तो उनका जो मन का हार वार, उनके जो एक बर्तन वगैरह सब कुछ रख करके उनको उनका खाने पीने का सामान भी रखते थे। तो हो सकता है उसी क्रम में ये भी रहा हो कि नहीं बकरा भी रख देते थे एक। और पर यहाँ पर ऐसा नहीं था। रोपड़ में क्या था कि कुत्ता कोई ऐसी चीज़ तो थी नहीं, कुत्ता पालतू जानवर होता था, ये सबको पता था। और हमें भी ये जानकारी कि हमने पहला पालतू पशु कुत्ता ही था हमारे लिए। तो कुत्ते के बारे में ये था कि जो उनकी प्रिय वस्तु हुआ करती थी उस समय उसके साथ जाती थी। तो हो सकता है कुत्ते को लोग दफनाते थे। ठीक है, कुत्ता बहुत वफादार होता है। अब कुत्ते को भी साथ में ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई साथ में ही मार करके दफनाया जाता रहा होगा, या हो सकता है कि जब कुत्ते की मृत्यु हो जाती थी तो उसके बाद में उसके शव के बगल में उनको भी दफना दिया जाता रहा हो। ठीक है, तो ऐसे प्रमाण मिले हुए हैं। कहाँ से मिले हमें, रोपड़ में। हम पढ़ रहे हैं पशुपालन, तो हम मान सकते हैं भाई कुत्ते का भी
वो उनके यहाँ कुत्ते का भी मतलब पशुपालन के रूप में कुत्ता भी था, ठीक है, कुत्ते को भी पालते थे, पालतू पशु भी कुत्ता था। घोड़े के दांत मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। पशुओं का भैंस को घरेलू पशु बनाया था। वहाँ पर चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी की सभ्यता किसके, नदियों किनारे, नदियों सहायक नदियों के किनारे रहती थी, तो वहाँ पर रिवर भैंस करके एक प्रजाति पाई जाती थी, रिवर भैंस। आपने देखा होगा भैंस बहुत जल्दी तालाब में घुस जाती हैं, एक कहावत है ना, गए भैंस पानी में, है। तो रिवर भैंस, रिवर मतलब नदी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी मान के जाता है कि भैया वहाँ पर एक रिवर भैंस की प्रजाति पाई जाती थी, जिनको वो लोग क्या करते थे, पालते थे और इसको व्यापार करते थे। ऐसा क्यों कहा जाता है, ये लोग व्यापार भी करते रहे होंगे, क्योंकि जो ये जानवर इनको यहाँ से मिले हैं ना, इसके अवशेष मेसोपोटामिया से भी मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, मेसोपोटामिया और इराक ईरान से मिलते हैं। तो जब मेसोपोटामिया ईरान इराक से यहाँ के अवशेष मिलेंगे, ठीक है, ये जो व्यापार की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये मेसोपोटामिया में भी सेम मिलते हैं इसके अवशेष। मेसोपोटामिया में क्या मिले थे, इसके अवशेष मिले, मेसोपोटामिया ईरान इराक में। तो ये माना गया था कि यहाँ से पशुओं का व्यापार भी होता था। तो पशु पालते थे, पालतू पशु थे तभी व्यापार करते थे। ऐसा तो था नहीं कि भाई कहीं गए जंगल से पकड़े और व्यापार कर दिया, इस तरीके की चीज़ें तो नहीं। तो ये हमने सिद्ध कर दिया कि भाई ये पशुपालन भी करते थे, ठीक है, ये बात सिद्ध हो चुकी है। और अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, नोट कर लीजिएगा, नोट करके लिखिए इसको, इनको शेर के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, शेर का साक्ष्य नहीं मिला, शेर का साक्ष्य नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा। अभी तक तो नहीं मिला है और मिलने की उम्मीद भी नहीं लगती है। तो शेर का साक्ष्य नहीं मिला, जिससे ये सिद्ध होता है कि इन लोगों का शेर का ज्ञान नहीं था, शेर जंगल का राजा ही गायब था वहाँ से, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं और किसी चीज़ में। तो पशुपालन के बारे में हमारी इतनी जानकारी, इसमें जो एक मेन इंपॉर्टेंट जानकारी बनती है वो यही बनती है, कुत्ता वाला बनता है कि आदमियों के साथ कुत्ता भी दफनाया जाता था। और दूसरा जो बनता है वो घोड़े के अस्थिपंजर। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके जो नॉर्मल एग्जाम या मान लो ग्रुप बी तक एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो वैसे ही उठा लिए जाते हैं वहीं से, ठीक है। सो मेरे हिसाब से आपको जानकारी सारी मिल गई होगी पशुपालन के बारे में भी। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे इसके अगले पॉइंट के बारे में, ठीक है। और अगर आपको ये जानकारियाँ समझ में आई हों, जानकारियों से आप कुछ सीख रहे हों, तो आप जो है अपने दोस्तों तक भी ये जानकारियाँ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। से मेरा मतलब ये है कि अगर आपको समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो तो उसके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, कोई वहाँ बोर्ड पर मेहनत कर रहा है या बता रहा है, चीज़ों को समझा रहा है, तो ये जानकारी हमें और किसी को बताना चाहिए, ठीक है, जिससे हमारा जो एक बेसिक उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति तक, लास्ट रो तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसी वजह से ये हम प्रयासरत भी हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अगर आपको पसंद आता है, ठीक है, जिससे जानकारियाँ पहुँचें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो हमारा जो एक मेन मोटो यही है कि हमारी जानकारियाँ जितनी ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।